स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आई है कि लंबे समय तक जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है वो नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ था पूरे यूरोप के अंदर, लेकिन अब यहां पर पेरिस ने उसको टेक ओवर कर लिया। ये आप खबर देख सकते हो, लंदन लूजेस पोजीशन एज मोस्ट वैल्यूएबल यूरोपियन स्टॉक मार्केट। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, प्लस भारत का पोजीशन क्या है वो भी हम जानेंगे। यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से जो पूरी तैयारी है, जो फाउंडेशन है यूपीएससी का, वो कराया जाता है। और ये आपको मिलेगा सिर्फ 19,000 में, अगर आप वेबसाइट और ऐप पर जाओगे और कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव। इसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हो लाइव क्लासेस कराया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ें। तो खबर ये आई है कि लंदन हैज लॉस्ट इट्स पोजीशन एज यूरोप्स बिगेस्ट स्टॉक मार्केट टू पेरिस। मतलब कि यहां पर मैं जब बात करता हूं कि बिगेस्ट पोजीशन, तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। जैसे कि भारत के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, कौन से कंपनी की है, तो यहां पर अगर आप देखोगे रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये आप देख सकते हो, ये होगा आपका 17,56,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद TCS आता है, उसके बाद HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि किसी कंपनी का टोटल शेयर्स है 100, मतलब मान लो रिलायंस है, उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है उस कंपनी का, ठीक है, और हर एक शेयर की वैल्यू है 1000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज। तो ये तो सिर्फ रिलायंस का हो गया। उसी प्रकार से रिलायंस, टाटा, SBI, इतने सारे कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट पर, राइट। तो उन सभी के वैल्यू को जब हम जोड़ देते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आता है। जैसे भारत के अंदर आप देखोगे तो कई सारे मार्केट जो एक्सचेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इस तरह के कई सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन ये दो सबसे बड़े हैं, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसी प्रकार से लंदन में भी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कहा जाता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर क्या हुआ है कि पेरिस की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने टेक ओवर कर लिया है लंदन स्टॉक एक्सचेंज को। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर मैं एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करूंगा तो आप देख पाओगे यहां पर कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी जो वैल्यू है, इट इज $2.8 ट्रिलियन नाउ। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, $2.82 ट्रिलियन। लेकिन वहीं अगर आप पेरिस स्टॉक एक्सचेंज देखोगे तो बहुत ही क्लोज है, ये हो गया है आपका $2.83 ट्रिलियन। ऑल्दो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि पेरिस स्टॉक एक्सचेंज जस्ट इसने अभी टेक ओवर ही किया है, तो हो सकता है कि यहां पर लंदन फिर से वापस टेक ओवर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूके की जो इकोनॉमी जिस दौर से इस समय गुजर रही है, भले ही आपको जो मार्जिन है वो अभी नैरो लग रहा हो, लेकिन आगे चलते चलते फिर क्या होगा कि जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगातार कम होता जाएगा और पेरिस स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आगे बढ़ता जाएगा और ये वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कई दशकों से अगर आप देखोगे तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज नंबर 1 पोजीशन पर था पूरे यूरोप के अंदर। जहां तक भारत की बात है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगभग साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा। कभी 7वें नंबर पर होता है, कभी 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, राइट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, इट इज 284 लाख करोड़, मतलब कि अगर मैं डॉलर के टर्म में बताऊं तो $3.4 ट्रिलियन। तो इससे आपको दिख रहा होगा यहां पर कि हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज से भी ज्यादा आगे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे ज्यादा बड़ा है। और मैं
एज अ कंट्री वाइज बात करूं, क्योंकि हो सकता है जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको पता है कि जैसे दो सबसे बड़े अगर मैं बात करूं तो वो है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसके अलावा एक है नस्डैक करके होता है जिसमें आईटी कंपनीज वगैरह होती हैं। तो इस तरह से हो सकता है एक देश के अंदर कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हो, तो उस पूरे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम वैल्यू करें तो अगर हम कंट्री वाइज आपको बताऊं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, $44 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन, इतना ज्यादा बड़ा है। चाइना काफी पीछे हो जाता है, $13 ट्रिलियन, जापान का 6 ट्रिलियन, $6.7 ट्रिलियन, और फिर हांगकांग भी आता है वैसे $6.1 ट्रिलियन, और भारत का नंबर 5वां है और हमारा है $3.5 ट्रिलियन। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें लगभग समझ में आ गई होंगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार लंदन ने अपनी पोजीशन क्यों लूज की, क्या कारण है। देखो यहां पर मेन चीज यह है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि जो यूके की इकोनॉमी है वो रिसेशन में जाने वाली है। रिसेशन का हम सबको मतलब पता है कि लगातार 2 क्वार्टर में अगर जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो आपका नेगेटिव में है तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। तो यहां पर क्योंकि अगर ऐसा लगता है, जैसे कि मान लो अगर अचानक से खबर आए कि भारत की इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, भारत की जो जीडीपी है, अक्सर आप देखोगे कि अगर अचानक से मान लो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अगर ये लोग कहते हैं, आरबीआई कहता है कि भारत की जीडीपी नीचे जाएगी, अगर पहले अनुमान था 8% होगा, अब अनुमान है मान लो 5% होगा, तो अगले दिन ही क्या होता है, जैसे ये खबर आती है तो भारत का मार्केट गिरने लग जाता है, स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ नीचे हो रही है तो जीडीपी कम होने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब जो कंपनीज हैं उनको यहां पर कम प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट कम होगा तो जो उनकी वैल्यू है कंपनीज की तो वो भी तो गिरेंगी यहां पर। तो वही चीज है। तो बेसिकली यहां पर जब हम सोचते हैं कि यहां पर किस तरीके से जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो किस तरह इंपैक्ट करती है एक जो है स्टॉक मार्केट को, तो वही आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यूके की इकोनॉमी रिसेशन में जानी है तो वो लोग अपना स्टॉक बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और इसी की वजह से वहां पर जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है, जो कंपनीज की वैल्यू है, वो लगातार गिरते जा रही है। और यूके की इकोनॉमी बेसिकली जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ आपको याद होगा 2016 से, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद आपने देखा होगा बहुत सारी समस्या आ गई, चाहे कोविड पैंडेमिक हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, तो इससे काफी स्ट्रेस आ गया, सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई थी। रिसेंटली आपको याद होगा ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके जस्ट पहले लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत ही छोटे कार्यकाल के लिए, आई थिंक 44-45 डेज के लिए थी। उन्होंने एक मिनी बजट लाया था सितंबर में, और उस बजट के अंदर यह अनाउंस किया कि जो यूके है वो काफी सारा बोरोइंग करेगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, मतलब कि एक तरफ दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ यूके जो है वो कोई और ही दिशा चुन रहा था, और ये इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसीलिए आपने देखा कि जो लिज ट्रस है उनको अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। फिर यहां पर ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका था। ऑलरेडी अगर आप देखो जो लेटेस्ट खबर आई है, जुलाई से सितंबर क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ है ये माइनस में चला गया है यूके का, वो हो गया है -0.2%। तो ये साफ साफ दिखलाता है कि जिस तरह की इकोनॉमी परफॉर्म करेगी उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। और यही आप देख सकते हो नवंबर के महीने में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जैसे भारत के अंदर आरबीआई है वैसे ही वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने भी अनाउंस किया कि 2023 में भी जो जीडीपी है वो गिरती जाएगी, 2024 में भी गिरेगी जीडीपी, और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जाएगा, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो रही हैं। तो ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन लंदन के अंदर, यूके के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और पहली बार 1989 के बाद से इतना बड़ा जंप वहां का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें देखने को मिला, 0.75% टू 3% वहां का इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट की हम बात करते हैं ना भारत में, उसी की मैं बात कर रहा हूं। और इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हो, सितंबर के महीने में यूके में इन्फ्लेशन 10.1% चला गया, अक्टूबर के महीने में, पिछले महीने में 11.1% चला गया। तो एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी गिर रही है, ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट वहां के स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि फ्रांस कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब पूरे यूरोप की समस्या हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फ्रांस में क्या हो रहा है बेहतर। देखो फ्रांस में एक जो एक कारण है वो है डिमांड में एक बाउंस बैक आया है। आपको पता है फ्रांस की बहुत सारी लग्जरी ब्रांड्स होती हैं, भारत में भी लोग काफी पसंद करते हैं, तो जो लग्जरी गुड्स हैं फ्रांस का, उसमें डिमांड बढ़ा है बिकॉज ऑफ चाइनीज शॉपर। जी हाँ, बताया जा रहा है कि चाइना के जो अंदर लोग हैं, चाइना में लोग हैं, वो डिमांड कर रहे हैं
फ्रांस के गुड्स को, और इसी की वजह से उनके जो प्लेयर्स हैं, लग्जरी प्लेयर्स हैं, उनको काफ़ी फायदा हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, उनको फायदा होगा तो वहाँ के जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है कंपनीज, उनको फायदा होगा। और यही कारण है जिसकी वजह से जो फ्रांस की इकोनॉमी है वो भी आपका पॉजिटिव है, भले ही धीरे चल रही है लेकिन पॉजिटिव में है, लंदन की तरह नहीं है कि नेगेटिव में गई है। और अभी फ्रांस के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने डेटा भी शेयर किया कि किस तरीके से इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों में आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसका जस्ट उल्टा यूके के अंदर आपको मैंने बताया कि वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा है, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब कुछ है। अब यहां पर एक और मैं आपको एनालिसिस बताता हूं कि भारत कब तक आउट परफॉर्म करता रहेगा। मतलब कि भारत का अगर आप देखोगे शेयर मार्केट, आप क्लियरली देख सकते हैं जो कोविड पैंडेमिक आया था मार्च 2020 में, भारत में लॉकडाउन हुआ था, वहां पर हमारा जो सेंसेक्स है उसकी वैल्यू आपको याद है कितनी थी? 27,590 के आसपास। ये आप देख सकते हो, ये 3 अप्रैल का वैल्यू था। उसके बाद से आप देखिए, जस्ट लुक एट दिस, इट्स अ फिनोमिनन। और आज के डेट में क्या हालत है कि सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया। जी हाँ, ये अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया यहां पर, मतलब वैल्यू डबल से भी ज्यादा हो गई है। ये सिचुएशन आपको सेंसेक्स का देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी हिस्टोरिकली हाई इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है, एनर्जी प्राइसेस राइज हो रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच भारत एक अलग से यहां पर उभरता हुआ सितारा आप कह सकते हो सामने निकल कर आया है। देयर आर ड्राइवर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इस दशक के एंड होते होते, मतलब 2030 आते आते भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, बोथ मतलब जीडीपी के टर्म्स में और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के टर्म्स में। यहां पर जो ग्लोबल ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने बताया है कि हमारी जीडीपी 2031 तक $7.5 ट्रिलियन हो जाएगी, और जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया ना मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा $3.5 ट्रिलियन है, 2031 आते आते ये हो जाएगा $10 ट्रिलियन के आसपास। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर एक चार्ट भी दिखाना चाहता हूं। ये भारत का आप देख सकते हो इंडेक्स किस तरह से आउट परफॉर्म किया है। ये है आपका चाइना का ग्रे कलर वाला, और पिंक कलर वाला ये आपका यूरोप का है। तो चाइना लीजिए, यूरोप लीजिए, ये उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। कोविड के बाद से आप देखोगे तो भारत का जो रिटर्न आया है स्टॉक मार्केट में ये बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो आपको बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। आप देखना होगा कब तक ये चल पाती हैं चीजें, भारत इसका कितना फायदा उठाता है। बट आई होप कि जो खबर आई थी, एक बड़ी खबर था इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि इक्विटी फंड, इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।